हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए पिछले वीडियो में जो है उसमें मोनोहेलोल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में डिस्कस कर लिया गया था, जिसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स और रिएक्शन विथ बेंजीन के विषय में चर्चा करवाया था। बट उस वीडियो में केवल और केवल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ पार्ट्स या कुछ एग्जाम्पल ही हो पाए थे। और उसमें मैंने ये कहा था कि जो है मैं जो इसके अंतर्गत आने वाली SN1 और SN2 जो रिएक्शंस होती हैं इसके विषय में अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो SN1 रिएक्शन पे डिस्कस है। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं कि SN1 रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, देखिए SN1 का जो मतलब होता है, सीधे सीधे मैं बता दूं, यहाँ जो 1 होता है, इस 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कहने का मतलब SN1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो गया कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पर मैं बता दूं कि इसमें पर्टिकुलर होता क्या है। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर मतलब होता है कि इसमें इसकी जो है मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है इसकी मॉलिक्यूलरिटी या इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। क्या होता है? देखिए जो यूनिमॉलिक्यूलर, देखिए नाम से स्पष्ट है कि यूनी मतलब 1, एक, यानी कि जो ये SN1 रिएक्शन होती है, इसमें जो 1 होता है यह शो करता है कि जो इसमें आणविकता है इस रिएक्शन की वो कितनी है? इसकी आणविकता 1 होती है। या इसका जो ऑर्डर है यानी कि जो कोटि होती है यह अभिक्रिया, यानी कि जो रिएक्शन होती है ये प्रथम कोटि की होती है, अथवा इसकी जो आणविकता है मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, यह शो करता है। और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? देखिए न्यूक्लियोफिलिक वह होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल ये होता है, इसको हम NU निगेटिव दिखाते हैं। ये क्या होता है? ये जो कैटायन होता है, कार्बोकैटायन जब बनता है तो उससे अफेक्शन रखने वाला होता है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव से, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है या जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पॉजिटिव आयन से अफेक्शन रखने वाला होता है। कहने का मतलब उसके पास जाने वाला होता है। तो इसको हम जनरली NU निगेटिव से शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो ग्रुप होगा, ये जो समूह होगा, ये प्लस की ओर मूव करेगा या उस पर अटैक करेगा या उससे, क्योंकि ये क्या है, उससे अफेक्शन रखता है। ठीक है, इसका यह मामला ये सेट हो गया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए सब्स्टिट्यूशन का जो मतलब होता है कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट होता है, और जो सब्स्टिट्यूट होता है वो पार्टिकुलर किसी जो है कंपाउंड द्वारा किया जाएगा, एज अ वाटर किया जाएगा, या जो उसमें पोलर प्रोटिक होते हैं, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले जाएंगे उसके पर जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि वो क्या होते हैं? पोलर क्या होते हैं? प्रोटिक होते हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक होते हैं। चलिए बस ये देखना है कि जो SN1 है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाते हैं, आपको ये ध्यान देना है। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। और स्ट्रांग भी होते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसी कंडीशन में स्ट्रांग होते हैं और कैसी कंडीशन में ये वीक होते हैं। चलिए, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसके विषय में डिस्कस करवाऊं तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन फाइंड आउट कर दे रहा हूं कि इसकी डिफिनेशन क्या बनने वाली है। ठीक है, देखिए जो इसकी डिफिनेशन बनती है वह यह है कि जब किसी सब्सट्रेट का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इसे हम नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, या इसे हम SN रिएक्शन बोलते हैं। जो SN रिएक्शन है यानी कि SN रिएक्शन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? SN रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN जो है वो 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो SN1 क्या होता है इसको समझा ही दिया गया कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया कि S1 जो रिएक्शन होती है SN रिएक्शन, उसकी डिफिनेशन जो निकल के आई वो ये आई कि जब किसी, देखिए सबसे पहले बता दूं कि SN रिएक्शन क्या होती है और इसकी डिफिनेशन मैंने बता दिया।
जो एसएन रिएक्शन होती है वो जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ऐसा मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक, अभी देखिए हेलोजन की बात हो रही तो मैं एक हेलोजन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक OH निगेटिव कर दे रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना दिया ROH और फिर प्लस यहाँ क्या निकल गया, मेरा X निकल गया। अच्छा देखिए इसमें कौन क्या है, अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, सबट्रैक्ट है। क्या है, ये हमारा जो है वो सबट्रैक्ट है। और ये क्या है, यही मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियो, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट होने वाला ही होगा। ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, देखिए जो हमारी एसएन रिएक्शन है, जो एसएन रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, देखिए इसमें ये हो रहा है कि एक जब कोई एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, अगर मैं इस एल्किल हैलाइड को किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा मैं इसको रिएक्ट करवाऊं तो अच्छा पोलर प्रोटिक क्या होता है, H2O, ये होता है पोलर प्रोटिक होता है। ठीक है, पोलर भी होता है और प्रोटिक भी होता है। अगर देखिए पोलर और प्रोटिक का मतलब ये हो गया कि जो वाटर होता है वो H प्लस और OH नेगेटिव में इजिली कन्वर्टेड होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोलर भी है और प्रोटिक भी है। ये क्या करता है, वाटर जो HX बॉन्ड है इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देता है। समझ में आया, ये क्या करता है, जो OH है, देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा और मैं इसको डीप में समझा दे रहा हूं कि जो RX होता है, RX में जो RX यहाँ पे क्या होता है, R के वैल्यू के स्थान पे क्या होता है, कार्बन होता है और X के स्थान पे क्या होता है, हेलोजन होती है। तो हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के अपेक्षा जो है ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्डिंग होती है, यानी कि मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, मैं CX कर दे रहा हूं, तो ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो इसका बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हेलोजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम। इस वजह से जो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है दोनों, ये पार्शियल इस पे जाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये खींचा होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है साझे का वो हेलोजन के साइड में खींचा होता है। तो इस खींचे होने के कारण इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव आता है और इस पर एक पार्शियल निगेटिव आता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है, कहने का मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर जाने का प्रयास करता रहता है, लगभग करीब करीब होता है। बस वजह ढूंढनी होती है, कोई वजह मिले बस ये खट से अलग हो जाए। और इस वजह को पूरा कौन करता है, वाटर करता है। कैसे करता है, वाटर जो क्या करता है, जो इसका न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि ये पोलर भी होता है प्रोटिक भी होता है, ये वाटर जो है, वाटर का OH नेगेटिव पॉइंट, यानी कि जो है प्लस से अफेक्शन रखने वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन रखने वाला होता है ये पार्ट OH नेगेटिव, जब ये अटैक करता है इस पे RX पे अटैक करता है तो ये बहुत ही इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करवाने में सहायता करता है। कहने मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसको दिलवा देता है और आसानी से हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों वो निकल जाती है। तो इस पर कंप्लीटली क्या होता है, कैटायन बनता है और उसके बाद में ये जो समूह है, जो न्यूक्लियोफाइल है, आके इस पर जो है बैठ जाता है। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, ROH मिल जाता है। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि जो हेलोजन होता है वो निकल जाता है, निकल के अलग हो जाता है एज HX के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए SN रिएक्शन जो है वो दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो आज मुझे क्या पढ़ना है, केवल SN1 रिएक्शन देखनी है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर दे रहा हूं, शायद समझ में आ ही गया होगा आपको थोड़ा सा रॉन्ग पॉइंट क्या पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा आप आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए अच्छा, SN1 रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान देनी होगी। उन बातों में जो है क्या क्या ध्यान देना है मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको जहन में बैठा लेना है कि ये जो रिएक्शन होती है SN1 जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होती है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जो है, इसमें ये क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट लगता है वो पोलर क्या होता है, प्रोटिक होता है। सॉल्वेंट लगता है, ये सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक होता है। और तीसरी बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। वैसे भी हो सकती है रिएक्शन, बट ये भी जरूरी होता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो। और चौथी बात अगर मैं बात कहूं इसमें,
तो चौथी बात ये आती है कि यहां पर जो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। कैसा? वीक होना चाहिए। ये भी मायने रखती है। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी देख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, ये तो अलग ही बात है। ये कुछ पॉइंट बनते हैं जिनको आप बेसिकली कॉन्सेप्ट में अपना रखना चाहिए कि ये 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। इसमें पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, वो जो वीक होना चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होनी चाहिए, इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ जो है S1 रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ S1 रिएक्शन करते समय मैं थोड़ा सा यहां बता दूं कि मैकेनिज्म ऑफ S1 रिएक्शन क्या होती है। देखिए S1 जो रिएक्शन है इसकी मुझे पढ़नी है मैकेनिज्म। ये पढ़ना है मैकेनिज्म पढ़नी है। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है आपको। अगर मैं एक आसान भाषा में कहूं कि SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है साफ शब्द में, तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि इसमें जो है एक जो आरेक्ष होता है, यानी कि एक अणु अभिक्रिया है भैया, एक अणु अभिक्रिया इसको भी बोलते हैं। मैं समझा दूंगा कि ये एक अणु है जो आरेक्ष होता है इसमें, यानी इसी के द्वारा इसी का कंसंट्रेशन ओनली चेंज होता है। इसी के कंसंट्रेशन के कारण जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है, यानी सांद्रता परिवर्तन होता है, तभी जो है अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। टोटल जो है आरएक्स पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए जो है इसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, यानी एक अणु के कारण जो है अभिक्रिया पूर्ण जो होती है, एक अणु के कारण होने वाली अभिक्रिया जो है वो SN1 कहलाती है। बस इसमें क्या होता है कि जो इसमें X होता है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। अच्छा, मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ये तो बात कंफर्म हो गया। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड, देखिए बात मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेप में होता क्या है। इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले पद में आप ध्यान सुनिएगा कि इसमें पहले कि SN1 रिएक्शन में पहले पद में होता क्या है इस अभिक्रिया में। देखिए इसमें पहले पद में जो है जो एल्किल हैलाइड होता है, यानी कि जो मेरा RX होता है, एल्किल हैलाइड जो है ये धीरे धीरे क्या करता है, बिस्मांस विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोकैटायन उत्पन्न करता है। कैसे करता है? अच्छा, बिस्मांस विदलन में बताऊं तो क्या होता है, देखिए जो भी मैंने आपको बताया वही करना। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। कैसे होता है मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और ये इस तरह से। अच्छा, यहां पर देखिए अभी मैंने बताया कि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे टूट के चला जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर जाते हैं। कैसे मूव करते हैं, इसकी ओर झुके होते हैं और इसके कारण इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव का और इस पर पार्शियल निगेटिव का चार्ज आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर अगर पार्शियल आएगा तो यहां पर क्लियरिटी में क्या होता है कि आप क्लियर मैं लिख दूं कि यहां पर पॉजिटिव प्लस X निगेटिव ये बनने का चांस लगभग रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही मंद होता है, स्लो होती है। क्या होती है, ये स्लो, बहुत ही धीरे धीरे। कहने का मतलब कि जो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड का, ये बहुत धीरे धीरे टूट के हाइड्रोजन की ओर जाने का प्रयास करता रहता है, जिसके कारण यह रिएक्शन स्लो होती है। और इसी के कंसंट्रेशन के कारण जो है इसकी ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट। यानी जो फर्स्ट SN1 रिएक्शन होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है, जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, वो इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। यानी कि वो किस पर डिपेंड करती है, वो RX के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और ये बहुत स्लो होती है। ठीक है, अच्छा आज इसके बाद करना क्या है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए अब इस प्रकार से जो प्राप्त मेरा कार्बोकैटायन है, ये प्राप्त कार्बोकैटायन दूसरे स्टेप में क्या करता है, बहुत तेजी से जो न्यूक्लियोफाइल है उसके द्वारा अभिक्रिया कर लेता है। कहने का मतलब मैं बता दूं, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकेंड। पहले स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्या है मेरा कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, ये कार्बोकैटायन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में हो रहा है कि कार्बोकैटायन पे अटैक हो रहा है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। जो न्यूक्लियोफाइल है ये किस पे अटैक करेगा, ये डायरेक्टली किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो जब कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो एडजस्ट होकर के क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले स्टेप में देखा है, पहले स्टेप में क्या हुआ
कि जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन और दूसरे स्टेप में जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? देखिए यहाँ पर जो मेरा R प्लस ये कार्बोकेटायन हो गया, अब इस पर जो है अटैक करेगा क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो यह रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये क्या होती है, फास्ट होती है। ये शुरू हो गया है, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और यदि फास्ट होगी तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कंपाउंड ROH बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा और ये जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया, न्यूक्लियोफाइल द्वारा किया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो बात आई थी मैंने बताया कि जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि जो RDS होता है, अगर मैं बात करूं कि RDS, देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS जो होता है इसका 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें RDS में जो कैसे निकलता है ये, देखिए RDS की मैं बात करूं तो इसमें केवल जो RH अणु होता है, कौन सा, ये जो RH अणु होता है, ये सह संयोजक का विघटन होता है जब इसमें, तो इसमें सह संयोजक विघटन के कारण जो स्लो मोशन में होती है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन जो चेंज होता है, इसी पे टोटल डिपेंड करती है रिएक्शन। कहने का मतलब जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, इसमें जो है केवल RH पर ही डिपेंड करता है इसका टोटल रिएक्शन। इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ये स्टेप जो है सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट हो जाती है, इस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, इसके कंसंट्रेशन पर जो है रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पे होती है, RH पे होती है। क्योंकि जैसे ये जैसे ही बना, ये बनने में देर नहीं लगती, खड़ाक से बन जाता है। ये सेकंड स्टेप बहुत फास्ट जो है होती है, बट फर्स्ट स्टेप यानी कार्बोकेटायन का जनरेशन जो है बहुत स्लो होता है। इसीलिए जो है इसकी जो RDS होता है वो क्या होती है, वो 1 होती है। जो RDS स्टेप होती है वो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया। और इसीलिए देखिए RDS जब RDS फाइंड आउट होगा तो वो ओनली और ओनली किसके कंसंट्रेशन पे, RH के कंसंट्रेशन पे होगा। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है। ये तो आपको क्लियर ही हो गया। कहने का मतलब हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मैं यहां लिख दूं कि RH के होता है, सीधे सीधे, ठीक है। किसके, RH के प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर एक बात और आती है कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये किस में ज्यादा होती है। देखिए मेरे पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर RH की बात कर रहा हूं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकंड डिग्री और एक होता है थर्ड डिग्री। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है SN1 ये एल्किलों के लिए होती है। अभी मैं एल्किल के लिए पढ़ रहा हूं तो एल्किल की बात मैं करूंगा। तो एल्किल के लिए जो होती है ये, अब एल्किल 3 प्रकार के होते हैं, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, जब अगर हैलोएल्केन 3 प्रकार के हो रहे हैं तब इनमें रिएक्शन कैसे कैसे होती है मैं इसको बता दे रहा हूं। मोस्टली अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो तृतीयक हैलोएल्केन के लिए होता है। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री भी शो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि अभी जो मैंने कहा था कि जो यहाँ पर हमारा जो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये जो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर इन दोनों के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री जो हमारा हैलोएल्केन होता है इसके लिए मेरा पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट डिग्री के लिए तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, सेकेंड के लिए वीक चलेगा और थर्ड डिग्री के लिए नॉर्मली वाटर ही चल जाएगा। समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो मैं लिख दे रहा हूं कि जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट होता है। और अगर मैं एल्किल हैलाइड की प्रथम यानी फर्स्ट डिग्री, अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहा हूं तो जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो यानी जो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट होता है वो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और सेकंड डिग्री के लिए वीक हो चलेगा और थर्ड डिग्री के लिए नॉर्मल वाटर ही चल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो इसमें एक रेशियो बनता है, जो इसमें एक क्रम बनता है, जो इसमें एक ऑर्डर बनता है। अच्छा, मैं इसमें बता दूं कि देखिए इस अभिक्रिया में प्रथम पद में जो कार्बोकैटायन होता है
इसका अस्थायित्व जो है वो प्रेरणिक या अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण निम्नलिखित होता है। देखिए प्रेरणिक और अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण जो कार्बोकेटायन होता है उसका जो अस्थायित्व होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले ये होता है और इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा 1 डिग्री, इससे बड़ा 2 डिग्री, फिर इससे बड़ा 3 डिग्री। इस प्रकार से जो है ये एल्किल कार्बोकेटायन होते हैं, एल्किल कार्बोकेटायन ये होते हैं। इनमें ऑर्डर ये होता है, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इस तरह से ये बढ़ता हुआ क्रम आपको दिखाई देगा। और अगर मैं लिखने की बात करूं कि अगर मैं इनको लिखूं साफ साफ, तो देखिए इसमें अगर मैं लिखने की बात करूंगा तो यहाँ हो जाएगा CH3 प्लस हो जाएगा, और इसी बड़ा 1 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री में मुझे यहाँ रखना पड़ेगा CH3, और फिर यहाँ लिखूंगा CH2, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 1 डिग्री का होगा एग्जाम्पल। और अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, कुछ नहीं करना है, CH3 का होल ट्वाइस कर देना है आपको, और यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख देना है, सॉरी CH3 रखना है, ठीक है, CH रखना है पॉजिटिव चार्ज। और फिर 3 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, 3 डिग्री में यहाँ पर मुझे CH3 और इसका होल थ्राइस कर देना है, फिर यहाँ पॉजिटिव सॉरी यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से ये दिखा दिया गया कि ये हो गया ये पार्ट, ये 1 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री ये हो गया, 3 डिग्री ये हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है इनमें प्रेरणिक या अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण इस प्रकार का जो है इसमें ऑर्डर मिलता रहता है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं बात करूं कि इस पद में कार्बोकेटायन के बनने का क्रम और अस्थायित्व क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है, ये इनका अस्थायित्व क्रम और कार्बोकेटायन के बनने का क्रम दिया गया है। अच्छा इस कारण क्या होता है कि एल्किल हैलाइडों में जो SN1 रिएक्शन होती है इनका बढ़ता क्रम जो है यहाँ पर मैंने दिखा दिया। और ये बढ़ता क्रम अगर मैं एल्किल हैलाइडों की बात करूं तो देखिए जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें जो बढ़ता हुआ क्रम मिलता है SN1 रिएक्शन में जो बढ़ता क्रम मिलता है एल्किल हैलाइडों की मैं बात करूंगी तो कार्बोकेटायन का हो गया। अच्छा एल्किल हैलाइडों की मैं बात करूं तो इनमें जो ऑर्डर मिलता है वो ये होता है कि कुछ इस प्रकार से होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर क्या होता है एल्किल हैलाइड होता है RH। ये जो है इस तरह से इनका बढ़ता हुआ क्रम मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू में बताने जा रहा हूं कि एक एग्जांपल बाय एग्जांपल जो है रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए अच्छा यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट मेरे पास एक पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी मैं एक ले रहा हूं कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन SN1 रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू में बताने जा रहा हूं कि टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की जो SN1 रिएक्शन है ये कैसे चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल जो है ब्रोमाइड की बात की गई है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मुझे जो है केवल ओनली जो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है वो हमारा बीच चले, वाटर भी चल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूं ये और ये CH3 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3 हो गया। और मैं यहाँ क्या जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ Br, ठीक है, यहाँ मैंने Br कर दिया। ये मेरा हो गया टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अच्छा अब इसमें मुझे क्या करवाना है, अटैक करवाना है किसका, OH नेगेटिव का, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तब बनने वाला कंपाउंड मेरा क्या बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। एक नॉर्मल रिएक्शन में मैं और समझा दे रहा हूँ। और यहाँ क्या हो जाएगा OH और प्लस जो है Br नेगेटिव, ये निकल जाएगा। अच्छा इसकी मैकेनिज्म के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ये रिएक्शन समझनी है ये कैसे पॉसिबल हुआ, या आप कभी कभी यहाँ वाटर रखते हैं तो उसके बाद HBr निकाल देते हैं। देखिए जो लिखने वाली रिएक्शन होती है आप उसमें OH नेगेटिव नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे और उसके बाद वहां पर HBr निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है, बट ऐसा समझा जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो होता है कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है ये फर्स्ट स्टेप में जो है कार्बोकेटायन का जनरेशन करेगा। और कार्बोकेटायन का जनरेशन कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, कुछ यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक, CH3 और यहाँ CH3 है और यहाँ क्या लगा है Br लगा है।
अब देखिए मैंने बताया कि कार्बन, ये कार्बन है, ये जो है हेलोजन है, तो कंफर्म है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर की ओर मूव करेगा, तो इसका मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जब ये OH इस तरह से करेगा तो ये स्लो रिएक्शन होगी। आपको ये वही स्टेप फर्स्ट याद करनी है। स्टेप फर्स्ट याद करेंगे तो आपको ये पार्शियल जो है धीरे धीरे ये स्लो रिएक्शन में होती है। किसमें? स्लो मोशन में जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि धीरे धीरे करके जो है ये कार्बोकेटायन का जनरेशन अपने आप होता रहता है, और ये रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा एक जो है कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, और मैं इसको लिख दे रहा हूँ, कार्बोकेटायन का नाम जो है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अभी जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में लूंगा तो उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपका हो गया कार्बोकेटायन का जनरेशन, और प्लस आपका जो Br है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, ये जो OH नेगेटिव है यानी कि जो वाटर का ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सीधे इस पे अटैक करेगा। ठीक है। अटैक करने के बाद इस पे जुड़ जाएगा, तो आपका फिर से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ये आपका हो गया एटम रिएक्शन। चलिए मैं इसका थोड़ा सा और बता दूं आपको। देखिए, अब देखिए यहां पर हो ही गया। ठीक है। देखिए यहां पर कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया। अब ये अटैक करेगा। अच्छा, अटैक करेगा तो क्या होगा, मैं इसको भी यहां दिखा दे रहा हूं। अगर ये अटैक करेगा तो अब देखिए, अब कार्बोकेटायन जो होता है ये प्लानर होता है। अब इसके सेंट्रल जो इसका कार्बन है ये क्या होता है, sp2 संकरित होता है। अब अगर ये sp2 संकरित है तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ये देखिए जो कार्बोकेटायन बनता है ये प्लानर होता है। प्लानर मतलब होगा कि एक ही तल में होते हैं, ये जो जुड़े हुए समूह हैं एक ही तल में होते हैं। अगर ये सब एक ही तल में है तो ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, यानी आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक यहाँ पर इसका हो सकता है। तो ये जोड़ने वाला जो है कंपाउंड कैसे जुड़ेगा मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो कार्बोकेटायन है कुछ इस तरह से होगा, CH3 और ये CH3, ये कार्बोकेटायन होगा। अब इस पे क्या होगा, जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा। अच्छा, इस पे जब अटैक करेगा ये तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा कंपाउंड। वो जो बनेगा वाला कंपाउंड है किस तरह से बनेगा, और ये बहुत फास्ट होगा। मैंने क्या कहा, ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी, और फिर यहाँ से फिर वैसे ये तिरछा हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये जुड़ेगा ये फिर ऐसे हो जाएंगे। इधर से अगर जुड़ा है सामने से ऐसे हो जाएंगे, अगर पीछे जुड़ा है तो ऐसे हो जाएंगे। मैं अभी इनको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा डीपली जो है, जब मैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो फिर यहाँ OH का जल जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो ये क्रम जो है मैंने दिखा दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूं भाई कि जो है जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं इनका जल अपघटन मुख्यतः SN1 अभिक्रिया से ही होता है। इनके जल अपघटन है जो टर्सियल ब्यूटिल होते हैं या टर्सियल जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल के द्वारा सीधे रिएक्ट करवा दिए जाते हैं। उनमें जो है स्ट्रॉन्ग जो है पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है, बल्कि 1 और 2 के लिए लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो SN1 रिएक्शन जो है वो अभिक्रिया के प्रति RH की अवश्यकता का क्रम, थोड़ा सा मैं और क्लियर होता हूँ, चलो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अब समझा दे रहा हूँ कि जो SN1 अभिक्रिया के प्रति RH की अगर मैं क्रियाशीलता का क्रम की बात करूं कि जो RH है, ठीक, RH जो है ये SN1 के प्रति इसके जो एक्टिविटी है वो कैसी होती है, वो इसमें जो है सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद RBr में, फिर इसके बाद देखने को मिलती है किसमें, RCl में, फिर इसके बाद देखने को मिलती है किसमें, RF में। ये क्रम देखिए कैसा क्रम है, ये जो मैं क्रम मैंने लिखा ये SN1 अभिक्रिया के प्रति RH की अभिक्रियाशीलता है। किसके प्रति, ये SN1 के प्रति किसकी, RH की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। ठीक है, RH की अभिक्रियाशीलता क्रम है किसके प्रति, SN1 रिएक्शन के प्रति। इस प्रकार से रिएक्शन का क्रम ये चलता रहता है। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये तो पॉइंट्स खत्म हुआ। अब मैं एविडेंस की बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो शो करवाते हैं एस या जो पुष्टि करते हैं SN1 रिएक्शन की। चलिए किसकी बात मैं कर रहा हूं कि एविडेंसेस, ठीक है, इन फेवर ऑफ
SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। देखिए अगर मैं बात करूं कि एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1 रिएक्शन, तो जो पहला एविडेंस है वो है काइनेटिक एविडेंस। क्या है? देखेंगे जरा थोड़ा सा, काइनेटिक एविडेंस है, काइनेटिक एविडेंस। देखिए काइनेटिक एविडेंस क्या है, कैसे जो है शो करता है कि SN1 रिएक्शन को, इसको कैसे पुष्टि करता है, इसकी मैकेनिज्म को। देखिए जो SN1 अभिक्रिया का गतिज अध्ययन करने पर जो समीकरण मुझे मिलता है, ठीक है, वो यह मिलता है कि अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ, या मैं स्पीड ऑफ, मैं लिख दूं यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, अभिक्रिया का वेग यानी स्पीड ऑफ जो रिएक्शन है वो होती है यहाँ पर, या प्रोपोर्शनल तो मैं कर दूं, या फिर सीधे सीधे मैं यहाँ कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, और ये होती, ठीक है। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो जो इसका इक्वेशन मिलता है मुझे, ये मिलता है अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो नाभिक स्नेही की अभिक्रिया का अगर मैं बात करूं, देखिए मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेही के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, कि नाभिक स्नेही का जो न्यूक्लियोफाइल है इसका कंसंट्रेशन क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। वो केवल किस पे डिपेंड करती है? RX के, RX यानी कि एल्किल हेड पे। ये बात शुरू में भी बताई गई थी, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है, इसकी इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है, SN1 रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? RX पे। तो ये क्या है? एक अणु अभिक्रिया हुई। अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यह एक अणु अभिक्रिया हुई। इसका मतलब इसकी पुष्टि हो रही है कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर के कारण हो रहा है, तो इसलिए जो है SN1 की पुष्टि हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरे एविडेंस की बात करूं, जो दूसरा एविडेंस है वो क्या है, तो यहां पर जो दूसरा एविडेंस है वो है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। क्या है? वो है स्टीरियो, मैं भी कह रहा हूं स्टीरियो केमिकल एविडेंस। देखिए स्टीरियो केमिकल एविडेंस में क्या है, अगर मैं बात करूं कि स्टीरियो केमिकल एविडेंस की, तो देखिए SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में कार्बोकैटायन बनता है जो sp2 संकृत होता है। जो कार्बोकैटायन बनता है, अभी मैंने दिखाया था यहां पर आयशा करके, ये जो बनता है ये क्या होता है? sp2 संकृत होता है, और जब बनने के बाद कार्बोकैटायन क्या होता है? प्लानर हो जाता है, ठीक है। और इसका आकार की मैं बात करूं तो इसका आकार कैसा होता है? प्लानर होता है और ट्राइगोनल होता है। कैसा होता है इसका आकार? कार्बोकैटायन का आकार कैसा होता है? ये होता है प्लानर, और क्या होता है? ट्राइगोनल होता है। प्लानर और ट्राइगोनल होता है कार्बोकैटायन का आकार। यदि हम ऐसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएं जिसमें असममित कार्बन परमाणु विद्यमान हो, कहने का मतलब कि अगर मैं जो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर मैं जो है एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, ठीक, तो इसमें आप जो है असममित यानी एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु तो होगा ही। तो इससे बनने वाले मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के बाईं व दाईं और समान रूप से क्या मिलेगा मुझे? नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण की संभावना ज्यादा मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब भाई ये हो गया कि अगर मैं SN1 रिएक्शन के लिए मैंने जो है कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, और जब मैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लूंगा तो उसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो उसका जानते हो प्लानर और ट्राइगोनल होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किधर से भी अटैक करने के लिए क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या मैं और आगे बात करूं कि अगर देखिए अगर मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है तो अभी यहां पर दो कंडीशन आती है। अगर मैंने ऑप्टिकली कंपाउंड, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैंने ऑप्टिकली कंपाउंड लिया है तो उसमें क्या होगा कि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो वो प्लानर और ट्राइगोनल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो प्रकार से अटैक कर सकता है, या तो आगे से कर सकता है पीछे से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दो चीजें बनती हैं, एक तो जब आगे से अटैक करेगा और दूसरा जब पीछे से करेगा। तो
ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक मिक्सचर के रूप में मिलता है, और वो जो मिक्सचर होता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है। कैसा होता है? रेशमिक मिक्सचर होता है, और वो डी और एल फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में? डी और एल के फॉर्म में मिलता है। कहने का मतलब जब न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार से अटैक कर सकता है तो दो प्रकार का कंपाउंड भी बनेगा। तो एक कंपाउंड बनेगा डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा बनेगा एल जिसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। इस प्रकार से जो है SN1 की पुष्टिकरण होती है, यानी कि जो SN1 अभिक्रिया है इसमें जो है रेशमीकरण भी होता है। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखा दे रहा हूं कि ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस कैसे दिखता है या कैसे होता है। देखिए, स्टीरियोकेमिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मैंने ऑप्टिकल कंपाउंड ले रहा हूं, एक ऑप्टिकल कंपाउंड, एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं। देखिए, अगर स्टीरियोकेमिकल का मुझे एविडेंस देना है तो सबसे पहले मुझे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ ले रहा हूँ सपोज दैट यहाँ पर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ A66H13 है, और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ मैंने H कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने बॉन्डिंग कर दी और यहाँ मैंने लिख दिया CH3, और फिर यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? यहाँ पर Br जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये कार्बन जो है ये चार अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है। ये कैसा है? ये कायरल है। अगर ये कायरल जो है कार्बन परमाणु है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तब ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, भाई देखिए S1 का अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो सबसे पहले क्या होगा कि कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। अगर कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो कार्बोकेटायन का जनरेशन करेगा, और इसके लिए क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? बहुत स्लो होता है। मैंने बताया था कि अभी फर्स्ट स्टेप में जो है क्या होती है, कार्बोकेटायन का जनरेशन क्या होता है, वो स्लो होता है। तो यहाँ पर इस पर क्या आएगा? जब इलेक्ट्रॉन इस पर की ओर मूव करेगा तो इस पर जो है पॉजिटिव का और इस पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये ब्रोमीन निकल जाएगी। तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि कार्बो के जो कैटायन है वो इस प्रकार से इसका जनरेशन होगा C6H13, और यहाँ बेस पे आपका लग जाएगा H, और यहाँ मैं CH3 को जोड़ दे रहा हूँ। अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया। जब ये कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा तो अभी यहाँ साफ साफ बताया गया कि कार्बोकेटायन का जब जनरेशन होता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस कंडीशन में होता है। कहने का मतलब ये जो अलग अलग तल में थे, ये अलग तल में था, ये अलग तल में था, ये अलग तल में था, लेकिन जब कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ तो सब कैसे हो गए? सब हो गए प्लानर। क्या हो गए? प्लानर हो गए और ट्राइगोनल हो गए। अच्छा, जब प्लानर हो गए तो इसका मतलब ये सब चपाट हो गए। मैं दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे, पहले कुछ ऐसे थे। ठीक, अरे मैं दिखा दे रहा हूँ, तीन थे, कुछ ऐसे थे। ठीक है, ऐसे लगे हुए थे तीन। अब क्या हुआ? अभी ऐसे हो गए, खुल गए। पहले कैसे था? पहले जो है कार्बन लगा हुआ था ऐसे कुछ। अब क्या हुआ? अब ये एक ही प्लेन में आ गए। अच्छा, जब एक ही प्लेन में आ गए तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। अगर ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, मैं यहां दिखा दे रहा हूं अटैक करवा के इसका। अब ये फास्ट करेगा, अटैक कैसे करेगा? फास्ट अटैक करेगा एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली करीब जाता है वो एडजस्ट हो जाता है, अटैक नहीं करता है। उसके करीब जाएगा तो अपने आप जो है जो ये OH नेगेटिव होता है ये इसको बाण तोड़ने में सहायता करता है, और इसका बाण तोड़ करके ये इसके पास चला जाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो इलेक्ट्रॉन, जो कैटायन होता है इसका लविंग होता है, अफेक्शन रखता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन रखने वाला होता है, इसलिए इसको ये चाहिए पॉजिटिव, इसलिए OH नेगेटिव क्या करता है? इसके पास चला जाता है, इसको निकाल लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, उसको अटैक बोलते हैं। तो वो अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ दो कंडीशन आई कि ये जो है इसका प्लानर है और ट्राइगोनल है। तो अब देखिए, अगर ये जो OH नेगेटिव है ये कैटायन पे, अगर कार्बोकेटायन पे अटैक कर रहा है, अगर वो सामने से जा रहा है, ठीक है, सामने से, अगर सामने से जा रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर इधर से अटैक कर रहा है तो क्या होगा? ये सीधे सीधे फिर टेढ़े हो जाएंगे ऐसे। ठीक, लेकिन अगर ये ऐसे हैं और ये इधर से अटैक कर रहा है, ठीक, अगर ये इधर से अटैक कर रहा है, अगर इधर से अटैक कर रहा है तो कंफर्म है ये इधर को मुड़ जाएंगे इस तरह से। ठीक, ये इधर से मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है, तो एक सामने से अटैक कर रहा है तो एक पीछे से अटैक कर रहा है, तो यानी फ्रंट अटैक और बैक अटैक। अगर फ्रंट अटैक और बैक अटैक कर रहा है तो देखिए कंडीशन में क्या होती है। अगर वो फ्रंट अटैक किया
तो बनने वाला क्या होगा, डी ग्रुप होगा। और कैसे होगा, वो इस तरह से कुछ बनेगा। और मैं इसको दिखा दे रहा हूं, C6H13 और फिर यहाँ बेस पे एक लग जाएगा H और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, एक ये बनेगा। और प्लस अगर ये तो हो गया फ्रंट अटैक, अगर बैक अटैक कर रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीजें इधर घुमाएंगी। सेम सेम उसका उल्टा होगा, यानी कि एक मिरर इमेज मिलेगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो एक यहाँ इस तरह से होगा, H यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा C6H13 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर OH। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मिरर है कि नहीं, ये है डी रूप है, डी फॉर्म है, और ये एल रूप है, एल फॉर्म है। ठीक है, डेक्स्टर रोटेटरी और लीवर रोटेटरी। और ये कंबाइंड रूप से क्या है, ये मिक्सचर है। कैसा है, रेशमिक मिक्सचर है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कैसा है, रेशमिक मिश्रण है। ये दोनों रूप कैसे हैं, ये रेशमिक मिश्रण है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो होता है, और ये जो इन्वर्जन होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है, दूसरा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ये मेरा पहला क्या है, ये कॉन्टिनेंटल है, और दूसरा क्या है, ये इन्वर्जन कंपाउंड है। ठीक है, इसका इन्वर्जन फॉर्म है। और ये देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि आधारोपणीय है, प्रतिबिंब स्वरूप है। ये रेशमी मिक्सचर शो कर रहा है। तो ये SN1 की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब जो मैं तीसरे की मैं बात करूं तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा शायद। अगर मैं अलग बात करूं कि तीसरी कंडीशन क्या होती है, इसका तीसरा एविडेंस क्या है, जो तीसरा एविडेंस है वो है रीअरेंजमेंट। क्या है, रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट जो है इसका क्या है, तीसरा एविडेंस है। अच्छा, रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखिए अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं तो SN1, जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन बनता है, आपको पता होगा कि SN1 में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो है वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, यदि इसमें रीअरेंजमेंट की संभावना होती है तो यह अधिक अस्थायी कार्बोकैटायन में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है और इसके फलस्वरूप भिन्न उत्पाद बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन की। अगर मैं बात करूं 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन की मैं बात करूं तो ये जो OH नेगेटिव है, यानी कि जो नाभिक स्नेही है, इसके द्वारा या इससे जो है SN1 क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया करके मुख्य रूप से क्या करता है, जो मुख्य रूप से जो उत्पाद बनाता है वो उसका उत्पाद होता है 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल देता है। ठीक, क्या देता है, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये कह रहा है रीअरेंजमेंट में ये कह रहा है, आपको पता होगा कि रीअरेंजमेंट में कि SN1 जो रिएक्शन होती है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बोकैटायन देती है। क्लियर, अगर ये कार्बोकैटायन दे रहा है, अगर इसके रीअरेंजमेंट की संभावना अधिक है तो तब जो है क्या होगा, अगर इसके रीअरेंजमेंट की संभावना यानी कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की संभावना अगर अधिक है तो इसके रूप में क्या होता है, भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन, अगर मैं इसकी बात करूं और इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक OH नेगेटिव अगर अटैक कर रहा है तो इसके द्वारा जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। क्या बनेगा, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल बनेगा। और ये कैसे बनेगा, मैं यहां दिखा दे रहा हूं। ठीक है, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल बनने वाला है। ठीक है, ये बनेगा। और ये कैसे होगा, मैं यहां दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा दे रहा हूं कि यहां पर क्या बात की गई है कि 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन लेना है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहले CH3 में ले रहा हूं, CH3, फिर यहां पर मैं CH कर दूं, फिर यहाँ CH में कर दे रहा हूं, फिर यहां मैं CH3 कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मुझे 2 पे लगाना है मेथिल, मैंने यहां लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगाना है मुझे, यहाँ पे मुझे Br लगाना, ये हो गया। ठीक है, 2-ब्रोमो हो गया, 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन ये हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है। अब देखिए होगा क्या, आपको पता ही होगा कि ये वाला जो है आराम से कार्बोकैटायन यहाँ जनरेशन होगा, ये कार्बोकैटायन का जनरेशन करेगा, वो इंटरमीडिएट होगा।
और मैं यहाँ रिएक्शन के ऊपर सीधे सीधे अटैक करवाने वाले यानी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये SN1 मैकेनिज्म के द्वारा अपनी रिएक्शन कंप्लीट करेगा, और जब ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट करेगा तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। यही करना है, ठीक है। और इसके आगे भी क्या होगा, और इसके आगे भी यहाँ लग जाएगा CH3, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। CH2 और CH3, देखिए ये मिल गया। ये क्या है, 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल है, ये मिल रहा है 2-मेथिल और 2-ब्यूटेनॉल। ये रीअरेंजमेंट की व्यवस्था को दिखा रहा है, ठीक है। रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखिए रीअरेंजमेंट में आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि ये रीअरेंजमेंट में कैसे हुआ। ये चीज जो है एक स्थान पे आ गई, ये यहां था, यहाँ पे था, लेकिन दोनों एक ही पे आ गए। कहने का मतलब ये समूह उठ के इस पे एडजस्ट हो गया। जो Br था, जो यहाँ पर जुड़ने वाला था, यहाँ पर अटैक करने वाला था, यहाँ अटैक करता, बट अब क्या हुआ, वो इसके स्थान पे एडजस्ट हो गया 2 पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पे क्या हुआ, वो एडजस्ट हो चुका है, या यूं कहें कि ये व्यवस्था करके अपने आप इस पे सेटल या ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट की व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं बात करूं यही अब क्रिया जब, या मैं ऐसे कहूं कि जब SN2 में 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल देता है, ठीक। अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूं कि जो यही कंपाउंड है, SN1 के हिसाब से जो रीअरेंजमेंट हुआ 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल हुआ, लेकिन यही अरेंजमेंट जो है वो SN2 में क्या होता है, SN2 में 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल होता है। कहने का मतलब जो जहां पे है वहीं रहेगा, ये यहां पर रहेगा, और जो OH है वो यहां आके जुड़ेगा। ये कहां होता है, ये SN2 में होता है, लेकिन SN1 में ये रीअरेंजमेंट करके एक ही पे आ जाते हैं दोनों ग्रुप, यानी ये और एक ही पे आ जाते हैं SN1 में। यही डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। तो ये अब क्रियाएं कंप्लीट हुई, और मैं अब देखिए अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल जो है मैंने बता दिए थे। देखिए इसमें जो है आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मैंने बता दिए थे। SN1 रिएक्शन के तकरीबन 10 एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब आप उन सबको जो है बारी बारी से बैकअप करके आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे। चलिए फटाफट बता दे रहा हूँ कि मैंने जो है SN1 रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको जो बताया था कि सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन और सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ ईथर, एमीन, नाइट्रो, एल्किल नाइट्रेट, साइनाइड वगैरह मैंने बताया था। इसमें जो है बहुत सारी अभिक्रियाएं हो चुकी थी, तो करना कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ आपको कि जो है सपोज दैट जो एल्कोहल होता है, सिंथेसिस ऑफ, अगर मैं एल्कोहल की बात करूँ थोड़ा सा मैं एक दिखा दे रहा हूँ कि RH, ठीक है, ये RH हो गया। और अगर मैं RHKO से रिएक्शन करवा रहा हूँ, देखिए ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड है तो कंफर्म है ये जो होगा स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि प्रबल होगा तभी तो बाइट उठेगा। ये अभी मैंने जस्ट बताया कि जो मेरा प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो वीक होता है, बट फर्स्ट के लिए क्या होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो कंफर्म जो आपको बनने वाला है वो क्या होगा, ROH प्लस जो है KX बन जाएगा, तो कंफर्म बनेगा। और इसके लिए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। और यहाँ पर ये टूटेगा तो ये किसमें, ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, और ये पॉजिटिव में टूटेगा। मेरा क्या है, कार्बोकैटायन है। अगर ये कार्बोकैटायन है तो खटाक से जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये खट से इस पे अटैक करेगा और इसको तोड़ के अलग कर देगा। और ये जैसे टूटेगा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका आयनन पोटेंशियल काफी दोनों से मैच करता है, तो खड़ा खड़ा दोनों ये एडजस्ट कर लेते हैं। और ये इससे लविंग करता ही है कार्बोकैटायन से, इसके पास आके एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस प्रकार से SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन बना हो तो आप इसमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद मैं फिर एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो SN1 और SN2 के बीच में कंपैरिजन होगी, ठीक है। तो थैंक्स।